What made you to sort of embark this journey and choose NLP as your career path? सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, सिस्टम हैं जो हमें मदद करते हैं कि कैसे हम अपनी थॉट्स को, इमोशंस को और फीलिंग्स को मास्टर कर सकें. When we look at these days, right, stress, anxiety, depression is the second headline these days. एक तो कोरोना पेंडेमिक आया, दूसरा पेंडेमिक स्ट्रेस का पेंडेमिक है. दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे और स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है. The 3D approach within these crowd. One is disconnection, and the second is the distraction, and third is the dissatisfaction. When this happens, they get into a mess. We are connected virtually and we are disconnected with the reality. हस्बैंड वाइफ एक खूबसूरत सी सेल्फी डालते हैं दोनों साथ में खाना खाते हुए की, ठीक है, हंसते हुए, और वो सेल्फी की एडिटिंग के लिए आधा घंटा लड़ाई करी थी उन्होंने. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि जिसे मार्केट में बताया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे काम नहीं करता. और अट्रैक्शन में भी आखिरी 5 शब्द एक्शन है. कोई लॉ दुनिया का ऐसा नहीं हो सकता जो बिना एक्शन के काम करेगा. Hello, welcome dear viewers to the another episode of Decoding Growth with Raman. Today's episode is an extraordinary one and a special one. Why? Because we have a guest who is an NLP expert and a mental wellness coach, and his expertise is world class. हम कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि ये लोगों को खुश रहना सिखाते हैं. So I hope he turns this podcast episode into a happy being experience for all of you. So let's hear from him. Welcome, Dr. Yogendra Singh Rathor, or YSR. How do I call you? You know, and आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब लोग आपको बुलाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका लोग नाम लेते होंगे या आपको भी लगता होगा महाराजा योगेंद्र सिंह राठौर पधार रहे हैं. अच्छा तो लगता है, इतना बड़ा नाम पेरेंट्स ने रखा है और इसीलिए लोग ना YSR ही बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए. सो मोस्टली पीपल कॉल मी YSR ओनली. Okay. So you've been recently to Dubai, and I traveled from Dubai to here, right? So it's a great kind of a mixture. Yeah. And I would like to understand your experience, how that has been for you this time. I know you traveled earlier also, but this time how it was? Yeah, it was good experience. Always it is a good experience. Very well designed, well structured cities. रूल्स प्रॉपरली ओबे होते हैं, Right. डिसिप्लिन है, Right. ऐसा नहीं कि रैंडमनेस नहीं लगती है. वेरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर अप्रोच है. और प्लस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इफ़ यू हैव समथिंग टू ऑफर, देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू बिल्ड योर बिजनेस देयर. तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. प्लस दुबई 1% मैन है रिजवान साजन जी, जो हमारे काफ़ी अच्छे जानकार भी हैं. मेरे पॉडकास्ट पे भी आए थे, तो इस बार उनसे भी मिलना हुआ. अभी तक हम ऑनलाइन ही मिल रहे थे, तो विजिटेड गुड प्लेसेस एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. So you bought a property there. हाँ. अभी लिया तो नहीं, बट यस सोच रहे हैं कि Okay. इट्स अ गुड प्लेस. Okay. Jumping onto your expertise, NLP, right? जी. And not everybody understands, and the people are not familiar with it. So, would you be able to explain the science behind it and describe it, how that can NLP can help in somebody's personal or professional development? सी NLP का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग. Right. न्यूरो मीन्स आपका ब्रेन, न्यूरोलॉजी, कि हम लगातार एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं हमारे सेंसेस के जरिए. वी टेक डेटा फ्रॉम आवर सेंसेस एंड वी फीड इट टू आवर न्यूरॉन्स. अब इस डेटा के आधार पे हमारा ब्रेन मेंटल मॉडल्स क्रिएट करता है, जो मेंटल मॉडल्स हमें गाइड करते हैं कि हमें इस वर्ल्ड में कैसे ऑपरेट करना है. Okay. अपने रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस, करियर, मोस्टली हमारी जो चॉइसेस होती हैं उनकी कैलकुलेशन सबकॉन्शियस लेवल पे होती है. वी जस्ट ओनली सी द रिजल्ट्स. सो न्यूरो पार्ट डील्स विद द न्यूरोलॉजी. L means linguistics, the way we talk to others, communicate with others and communicate with ourselves. तो हम किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम कैसे खुद को कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स. एंड प्रोग्रामिंग मीन्स सिंपल मेंटल पैटर्न्स, टेंडेंसीज. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, सिस्टम है
जो हमें मदद करते हैं कि कैसे हम अपनी थॉट्स को, इमोशंस को और फीलिंग्स को मास्टर कर सकें, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकें, प्लस अपने ब्रेन के रॉन्ग प्रोग्राम्स को रीराइट कर सकें, रीवायर कर सकें, नए बिहेवियर्स, नए हैबिट्स, नए पैटर्न्स क्रिएट करके बिजनेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंशियल लाइफ में, इन सभी एरियाज़ में एक बहुत कॉन्क्रीट ग्रोथ हम पा सकते हैं यूजिंग NLP. So, see, when you started and you were doing this coaching, mental wellness, teaching people NLP, it is not that sexy compared to the other businesses, right? Or the other professions you choose. But what made you to sort of embark this journey and choose NLP as your career path? So, पहली चीज़ तो ये कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन बिकॉज जब आप किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे लोग लेटर्स लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, कॉल करते हैं कि आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड नाउ आई एम आउट ऑफ इट, और अब मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी से बाहर आया हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं स्टक था बिज़नेस में, करियर में, अब मैं अच्छा अपने बिज़नेस में कर रहा हूँ. तो ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है, ठीक है. इट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग, Motivational factor for you to run, to work on a day-to-day basis. टू एम्पावर अदर्स. Yeah. ओके, बट इसकी शुरुआत, ये तो बाद की चीज़ें हैं, बट शुरुआत कैसे हुई उस पर अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे ना एक पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा फोबिया रहा था. That is my next question. अच्छा. तो मुझे Go ahead, दो please. चीज़ें थी. एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोबिया था मुझे Right. पब्लिक स्पीकिंग का. तो मुझे ना लोगों के सामने अगर आप खड़ा कर देंगे तो वो चीज़ मेरे से नहीं होती थी. तो Okay. बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि दिल में कोई ड्रमर बैठा है, ड्रम बजाने लगा है, हाँ. पैर कांपने लगते थे, चेहरा लाल पड़ जाता था, कान में सीटियाँ बजती थी, ऐसा बिल्कुल ब्लैंक स्थिति बनती थी. तो ये फोबिया से डील करने में मुझे सेल्फ डेवलपमेंट, NLP, इन सब ने बड़ा मदद किया. Okay. और उसके बाद मेरा करियर ही पब्लिक स्पीकिंग में आया. तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि एज अ ह्यूमन जो हमारे डर हैं, हमारी एंग्जाइटीज़ हैं, ये कई बार हमारे पोटेंशियल को बहुत लिमिट करती हैं. तो अगर मैं वो जो 10-12 साल का YSR है उसको देखूं और आज जो YSR है, इन दोनों में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, जैसे कोई दो अलग जन्म हो, ऐसी बात है दोनों के बीच में. तो वहाँ से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि अगर मैं डील कर सकता हूँ और इसमें से बाहर आ सकता हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो न जाने अपने किसी ना किसी डर की वजह से शायद बिज़नेस नहीं शुरू कर रहे हैं, या अपना पैशन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, या गलत नौकरी में घुसे हुए हैं, तो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. और अगर उन्हें राइट गाइडेंस दी जाए तो आप उनको एक पर्पसफुल लाइफ दे सकते हैं. तो ये चीज़ मुझे बड़ा इंस्पायर की थी मेरे शुरुआती दिनों में. दूसरी चीज़ एंग्जाइटी न्यूरोसिस, मुझे एक इशू था कि एक जनरल जो एंग्जाइटी होती है वो भी मैंने हील करी NLP से. और प्लस मेरा टीचिंग का बड़ा पैशन था कि मैं 8वीं क्लास से बच्चों को पढ़ा रहा था, कि 4-5 बच्चों को छोटे ग्रुप में. वहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्टेज पे सिर्फ प्रॉब्लम थी. तो वहाँ मैं पढ़ा पा रहा था 4-5-7 बच्चे, 10 बच्चे लेकर के घर पे पढ़ा दिया उन्हें. तो टीचिंग मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, मतलब मुझे टीचिंग एंड रिसर्च, ये दो चीज़ें मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन रही हैं. तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे इस फील्ड में मिलती हैं. So when we look at these days, right, stress, anxiety, depression is the second headline these days, right? जी. Top line कुछ भी हो सकता है, but second headline is that. So it will be great to understand what kind of problem or the most challenging ones people tell you, yeah, this is what happens with me, or these are the challenges which I face on a day-to-day basis. देखिए, स्ट्रेस तो एक तो कोरोना पेंडेमिक आया, दूसरा पेंडेमिक स्ट्रेस का पेंडेमिक है, ठीक है, जो लगातार चल रहा है. मतलब आप रेयरली ही अपने आसपास कोई ऐसे लोग देखेंगे या कोई ऐसी पूरी फैमिली आपको मिलेगी जिसमें कोई स्ट्रेस से नहीं गुजर रहा है. कोई ना कोई किसी न किसी फेज़ में स्ट्रेस से गुजर रहा है. आप देखें, इतने सारे सेलेब्स आजकल ओपनली आके इस पे बात करने लगे हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका एक जो इतना स्ट्रॉन्गली ये बढ़ गया है, उसका एक कारण तो ये भी है कि लोग ना खुल के बात नहीं कर पाते इस पे. जब भी आप देखें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात आती है, ठीक है,
तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात में लोग छुपाने का प्रयास करते हैं. अभी भी वो स्टिग्मा है कि अगर मैंने जाके किसी से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है, लोग बोलेंगे मैं पागल हूँ. हाँ, लोग पागल समझेंगे, Correct. वीक समझेंगे, Right. एनवायरनमेंट में मुझे कम कॉम्पिटिटिव माना जाएगा. Right. तो इसलिए आप देखें कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को इवन अपने परिवार वालों से भी छुपा लेते हैं, इवन माता पिता से छुपा लेते हैं. और आप मैक्सिमम सुसाइड केसेस में देखें कि अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है तो माँ बाप हैरान रह जाते हैं कि हमें कोई सिग्नल ही नहीं दिया उसने, जबकि सिग्नल दिए होंगे उसने. सिग्नल होते हैं क्योंकि वो छुपाने में इतना ज़बरदस्त होते हैं लोग. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनिशियल पॉइंट पे लोग उसे कंट्रोल नहीं करते हैं, पूरा बढ़ने देते हैं कि जब चीज़ें बिल्कुल ही बाहर हो गई तब जा कर के किसी से जाके बात करते हैं. तो एक तो स्ट्रेस बहुत आता है. एक और चीज़ जो आती है रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी. ये भी बहुत ज़्यादा लोग लेकर के आते हैं कि समहाउ दे आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई उन पे फाइनेंशियल अब्यूज़ है या फिर कोई इमोशनल अब्यूज़ है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ है, और अब वो टॉक्सिसिटी में रह रहे हैं. अब बच्चे भी पैदा कर लिए इन्होंने, तो अब एक तरफ इन पे समाज का दबाव है, एक तरफ बच्चों का फ्यूचर है, और कई केसेस में वो खुद भी इंडिपेंडेंट नहीं है. तो ऐसे केसेस में दे आर गोइंग थ्रू टॉक्सिसिटी ऑन डेली बेसिस, बिकॉज समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में रहना है कि इसमें से बाहर निकलना है. तो दोनों ही चीज़ें, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ समाज, स्टेटस, माँ बाप, परिवार, बच्चे जुड़े हैं, एक तरफ खुद का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ी है. तो एक बहुत डीप वैल्यू लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है कि एक है इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू है, एक वैल्यू सिक्योरिटी और स्टेटस की वैल्यू है. तो डीपर लेवल पे इस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे और स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, कई लोग सुसाइडल हो जाते हैं. तो ये बट देन यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं चल रहा है. बट what are those initial signals one can sense, because not everybody is trained enough to understand the psyche, NLP and all that, right? So according to you, what would be those 3 or 4 initial signals that somebody is going through that trauma, somebody is going through that mental illness? So if somebody is going through suicidal tendencies especially, or deep stress, तो नंबर 1 थिंग कि वो जिन कामों को पहले एंजॉय करता था, ठीक है, वो कामों को वो अब एंजॉय करता हुआ नहीं मिलेगा. ओके, विल नॉट हैव इंटरेस्ट. डिसइंटरेस्ट की स्थिति कहते हैं इसे. देयर इज विल बी अ कंडीशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, कि जो पैशनेट था, शायद इतना एंजॉय कर रहा था, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं ले रहा है. ओके. सेकेंड, आइसोलेशन, थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना. ओके. भीड़ में जाने से, लोगों के साथ में रहने से, इन सब चीज़ों से थोड़ा कतराना. आइसोलेशन इंक्रीज होने लगता है, इंसान अकेला थोड़ा ज़्यादा रहने लगता है. ओके. ठीक है. तो एक तो अकेला बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एक डिसइंटरेस्टेड फील करेगा. तीसरी चीज़, ज़्यादातर खुश नज़र नहीं आएगा, मतलब कि हो सकता है कि क्लास में टॉप किया है, हो सकता है कि कोई अच्छा अवार्ड मिला है, बट स्टिल दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट देयर, बिकॉज इंटरनली द पर्सन इज़ सैड. चौथा ये हो सकता है कि ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग बढ़ सकती है, मोटापा, वेट ज़्यादा बढ़ सकता है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, जिसमें बाकी बॉडी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पेट बहुत बाहर निकल रहा है, ऐसी स्थितियाँ बन जाती है. क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी में आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है. अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा एडिक्ट होना चीज़ों के प्रति जल्दी एडिक्शन बनना, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन है या फिर और किसी चीज़ का एडिक्शन है. तो एडिक्शन यानी सेल्फ हार्म, इंसान किसी तरीके से अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहा है. तो जो सेल्फ हार्म है वो भी एक सिग्नल होती है. ओके. ठीक. तो ये कुछ सिग्नल्स हैं, इनिशियल सिग्नल्स हैं. अच्छा, कई बार लैंग्वेज में भी बताता है, ठीक है, कि अच्छा मैं नहीं रहा तो तुम कैसे अपना जीवन जियोगे. ठीक है. ओके. सो इस तरीके के सिनारियोज वो कई बार बातों में, they might have situational questions to you, सिचुएशनल क्वेश्चंस की, अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होगी. ठीक है. और डेथ पे बहुत बात करना, बहुत डेथ की बातें बहुत आने लगती हैं उनके अंदर. अच्छा, कोई सर्च हिस्ट्री हो सकती है उनकी कि जहाँ पे वो वेज टू
कमिट सुसाइड, इजी वेज टू कमिट सुसाइड, इस तरीके की चीज़ें सर्च में पाई जाती हैं कई बार कि वो इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं, तो ये भी एक सिग्नल है. These days, when we meet youngsters or when we see youngsters, right, as you rightly pointed out, that there has to be some groundwork needs to happen, and teach the kids ki this is how it is. This is what mental wellness is. This is the stress is. This is the anxiety is. But what we have seen is that the 3D approach within these crowd. One is disconnection. So what they do is they live in the era of social media and they restrict their life within that space, and they cut out from the outer world. And the second is the distraction, because they get distracted. Whatever is happening on social media, they feel this is what it is, and the world is doing something else, and they see something else on social media. And third is the dissatisfaction, because they start comparing their life to others, right? And this 3D approach, when this happens, they get into a mess. So how do youngsters should deal with these issues? That's a good point. Nice rhyme you have created. Good. Disconnection, distraction and dissatisfaction. So many times I say that we are the most disconnected generation ever. Okay. ठीक है, ऑक्सीमोरॉन सा लगता है, बट मोस्ट कनेक्टेड है आज हम. Yes. आज जितना हम कनेक्टेड हैं उससे ज़्यादा कनेक्टेड कभी नहीं रहे थे. That's true. ठीक है, बट डिसकनेक्टेड इस तरीके से हैं कि कई बार आप अपने माता पिता के साथ में एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हो सकते हैं. एवरीबडी इज सिटिंग इन डाइनिंग टेबल, दे आर ईटिंग फूड, एट द सेम टाइम दे आर ऑन देयर फोन, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. Yeah. सो एक तरफ हम इतना कनेक्टेड हैं, Right. दूसरी तरफ एक्सट्रीमली डिसकनेक्टेड हैं. That's true. So we are connected virtually and we are disconnected with the reality. And our body and mind is designed to live in reality. Body mind हमारा virtual reality के लिए नहीं बना है. ये अभी जो एक्चुअल हमारी रियलिटी जो चल रही है उसके लिए हमारी बॉडी और माइंड की डिज़ाइन है. राइट. सो ये भी एक जो आपने पॉइंट कहा कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा समय बिताना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस और डिप्रेशन ट्रिगर होता है. तो नंबर 1 चीज़ तो ये कि आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो. आपकी बॉडी बनी है नेचर में रहने के लिए, पेड़ पौधे देखने के लिए, माउंटेन्स बीचेस देखने के लिए, तो जो एक्चुअल लोग हैं उनसे मिलने के लिए, वर्चुअल लोगों से नहीं. सो वो डिस्कनेक्शन जो है आपकी बेसिक डिज़ाइन के अगेंस्ट है, तो ऑफकोर्स मेल फंक्शनिंग होगी. दूसरा, आप देखते हैं कई सोशल मीडिया पे अभी रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड करी, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही. Okay. उसने कुछ आई थिंक लड़की बन के कुछ पोस्ट कर दिया, तो उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया कि दैट ही कमिटेड सुसाइड. अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले की बात है. Okay. राइट. और ऐसे सुसाइड के केसेस लगातार आते रहते हैं. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? जो आपने पॉइंट बताया कि सोशल कंपैरिजन, तो सोशल कंपैरिजन बहुत कॉमन चीज़ है सोशल मीडिया पे. इसे आप सोशल कंपैरिजन डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति, बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी, आप अपना इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप अपना फेसबुक देख रहे हैं, आप दूसरे व्यक्ति का देख रहे हैं, अपने जिन लोगों के आसपास आप हैं, और उनको देख करके आप अंदर से या तो जेलस महसूस कर रहे हैं या लो सेल्फ एस्टीम महसूस कर रहे हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप महसूस कर रहे हैं. आपको ये लग रहा है कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, ये कितनी जगहों पर घूमता है, ये कितना बढ़िया खाना खाता है, इनका रिश्ता कितना बढ़िया है, ये तो लगातार घूमने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, डिनर डेट्स पे जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो कंपेयर करता है और कंपेयर करके खुद को नीचा मानता है. जो आपने कहा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसे एक्सपीरियंस होता है. तो जो भी लोग ये करते हैं, मैं उन्हें कह दूं कि पिछले 16-17 साल में मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर लोग उतने खुश नहीं हैं जितने वो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, और ना ही इतने खूबसूरत हैं जितने सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं. ठीक है, तो आप बेकार में परेशान हो रहे हैं. यानी कि हस्बैंड वाइफ एक खूबसूरत सी सेल्फी डालते हैं दोनों साथ में खाना खाते हुए की, ठीक है, हंसते हुए, और वो सेल्फी की एडिटिंग के लिए आधा घंटा लड़ाई करी थी उन्होंने. ठीक है, बोले कि वो लड़ाई नहीं आएगी. पीपल डोंट प्रोजेक्ट देयर फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया, दे आर जस्ट पुटिंग सम क्लिप्स.
And that too, that's not a reality. That's not the complete reality. Yeah. So first you should focus on your own reality. Don't try to compare yourself with other people. अपना पाथ देखिए, अपना जो एक्सीलेंस है जिसमें आप बढ़िया हो सकते हैं उस पे देखें, अपनी ज़िंदगी को आपको कैसे क्रिएट करना है उसमें देखें, अपने आप को कंपेयर ना करें. I'm sure you must have read a book called The Structure of Magic by Bandler and Grinder. No, Not I really. haven't, yeah. And according to both of them, NLP can treat problems like phobias, depression, tic disorders, Mm-hmm. psychomatic illness. Mm-hmm. So, okay, you might not have read, but these problems are very familiar to you, and NLP is, of course, Yeah, yeah. familiar to you. So, what are your views on that? If you can share some thoughts on with the live example, right? You must have treated somebody, or you must have heard some stories around it. यस डेफिनेटली NLP काफ़ी मदद करती है इन सभी इश्यूज़ के अंदर. डिप्रेशन से तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर आए हैं. कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो बाइपोलर से बाहर आए हैं. बाइपोलर नॉन ट्रीटेबल माना जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, Okay. राइट, और मुश्किल से ट्रीटेबल अगर कुछ केसेस में हैं तो बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जो बाइपोलर जैसे में जिन्हें मदद मिली है. कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्हें कैंसर में हेल्प हुई है कि Okay. मतलब कैंसर ख़त्म होने में नहीं, उन्होंने कीमो वगैरह भी किया है. मगर NLP क्या करती है कि आपको ना, एक होता है प्राइमरी पेन है जो एक्चुअल इशू की वजह से है कि सपोज आपको एक फ्रैक्चर हुआ है तो दैट्स एन एक्चुअल पेन, राइट. इट्स नॉट साइकोसोमेटिक और मन से नहीं आया है, एक्चुअल कॉज है उसका, फिजिकल कॉज है. Right. तो इससे जो दर्द हो रहा है आपके लेग में, दैट इज़ प्राइमरी पेन. अब देयर इज़ अ सेकेंडरी पेन है जो अब आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो. अब मैं काम कैसे करूँगा, अब मुझे कितने महीने यहाँ पे रहना पड़ेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हाउ कैन आई बी सो अनलकी, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, कोई पुराने कर्म का प्रॉब्लम था क्या, इस जन्म में तो मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही क्यों हो गया, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, कब तक रहना पड़ेगा. ये जो उस पेन के अराउंड आप सफरिंग अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, जो सेकेंडरी पेन आप क्रिएट कर रहे हो, उन सेकेंडरी पेन के अंदर NLP बेहद मदद करती है. ठीक है. Okay. On the similar lines, because the primary pain and the secondary pain is the law of attraction, the manifestation is similar to what you teach. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि जैसे मार्केट में बताया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे काम नहीं करता. मार्केट में जो कहते हैं कि बैठ करके सोचो और सब हो जाएगा. हाँ, मैनिफेस्टेशन भी वही है ना. लोग अच्छा मुझे ये चाहिए, तुम बैठो डेली सोचो, बैठो और बैठ करके उसके बारे में सोचो तो तुम्हें मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. और भगवान का धन्यवाद दें कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जो सोचेंगे वो आपको मिलने लग जाएगा. तो एक इंसान एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है. आपका ब्रेन 60,000 करीब थॉट्स 60,000 के आसपास थॉट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 70-80% रिपीटेटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं, जिसमें आप या तो पास्ट के बारे में कुछ रिग्रेट कर रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में कुछ चिंता कर रहे हो. ठीक है. मोस्टली थॉट्स का नेचर यहाँ पे है. तो एक बच्चा 6 बजे का बोल के गया था कि शाम को घर पे आ जाऊंगा, और जब वो 6 बजे घर नहीं आया तो उसकी मम्मी पॉजिटिव नहीं सोचती है. उसकी माँ के दिमाग में जो विजुअल आते हैं अगर वो सच होने लग जाएं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. आप जब अपनी फेवरेट हीरोइंस को देखते हैं या हीरो को देखते हैं तो जो ख्याल बनते हैं अगर वो सच होने लग गए तो आपका एक रिश्ता नहीं टिकेगा. सो ये गलत प्रोसेस है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचेंगे और आप हो जाएंगे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो लोग इसको इसलिए मार्केट करते हैं क्योंकि हम लोग ना, हमारी जो जनरेशन है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार है. इन्हें अब सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए. 2 मिनट में मैगी चाहिए, 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकेट होना चाहिए, 30 सेकंड की रील होनी चाहिए, 20 ओवर्स के मैच होने चाहिए. ठीक है. तो हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, फास्ट चाहिए. तो हर इंसान जो आपको चाहिए उसके हिसाब से रेसिपी बना के दे रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैठ करके सोचो तो सब हो जाएगा. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा डीप है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक अगर साइंस आपको बताऊं क्या है, बेसिक साइंस विदाउट एनी मैजिकल थिंग्स, इसको एज ए मैजिक ना बता करके, कि जब हम विजुअलाइज करते हैं, पॉजिटिव पिक्चर्स को विजुअलाइज करते हैं, तो विजुअलाइजेशन हमारी ओसिपिटल लोब है ब्रेन के अंदर. ठीक है. जहाँ पे विजुअल्स पढ़ते हैं. जब पॉजिटिव विजुअल्स पढ़ते हैं तो ओसिपिटल लोब हमारे रिवॉर्ड सर्किट से कनेक्टेड रहती है, यानी जो डोपामिन सर्किट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहती है. तो जब आप गुड विजुअल्स अपनी ओसिपिटल लोब में बना रहे हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव विजुअल्स आप जो बनाते हैं वो अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं. ठीक है. तो आप जब अपना गोल लिख रहे हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर के पॉजिटिव सिनारियोज क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है.
फिर आपका ओसिपिटल लोब एक्टिव है, ये ओसिपिटल लोब आपके डोपामिन सर्किट से कनेक्टेड है। तो यानी कि उस चीज़ के पाने के लिए आप डोपामिन उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ जब मुझे मिलेगी तो मुझे डोपामिन मिलेगा, डोपामिन का एंटिसिपेशन क्रिएट कर रहे हैं। और आवर ब्रेन्स बेसिक डिज़ाइन इज़ पेन एंड प्लेजर। ये किसी चीज़, जिस चीज़ से आपने प्लेजर एसोसिएट कर दिया, ये उसको कहीं से भी आपको रास्ता दिखाएगा वहाँ तक पहुँचने का। सो जब हम ये विजुअलाइजेशंस करते हैं या अफर्मेशंस करते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्राइमिंग, वी आर एक्चुअली सिंक्रोनाइजिंग अवर ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को सिंक्रोनाइज करके प्राइमिंग कर रहे हैं अपने ब्रेन की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फाइंडिंग आउट वेज टू डू इट, तो मुझे ये चीज़ चाहिए। सो नाउ आपका ब्रेन का और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक टर्पेडो मिसाइल की तरह काम करता है कि आपने स्टार्ट फोकसिंग देयर, एक गोल लॉक कर दिया। मिसाइल में क्या है, टर्पेडो मिसाइल में गोल लॉक कर दिया, तो अब वो अपना एरर करेक्शन मैकेनिज्म है उसके अंदर, अगर टारगेट मूव किया तो वो भी मूव कर जाएगा, बट अल्टीमेटली इट विल गो एंड हिट, राइट। सो फिर आपका सबकॉन्शियस इंगेज होता है, और इंगेज होकर के आपके एनवायरनमेंट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एडवर्सिटी, चैलेंजेस, सब कुछ पड़ा है ऑलरेडी, मगर वो आपको देखने देता है। इट ओपन्स योर आई बिकॉज यू हैव प्राइम्ड, आपने अपने ब्रेन को प्राइम कर दिया है इसलिए। तो मतलब जो इंसान शराब का एडिक्ट है, आप उसे किसी भी देश में ढूंढ छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं से शराब ले आएगा। हाँ करेक्ट, ठीक है। अभी हम गुजरात में बैठे हैं, ड्राई स्टेट है, जिसको पीना है वो यहाँ पे भी ढूंढ लेगा। हाँ। ठीक है। सो प्राइमिंग, सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आप अपने ब्रेन को प्राइम कर रहे हैं, यूर प्राइमिंग योर ब्रेन, सो योर ब्रेन विल क्रिएट मोटिवेशन, फोकस, इंटेंशन, ये सब आपका ब्रेन क्रिएट करेगा, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली टेक एक्शन टुवर्ड इट। और अट्रैक्शन में भी आखिरी 5 शब्द एक्शन है, अट्रैक्शन एंड्स विद एक्शन। सो कोई लॉ दुनिया का ऐसा नहीं हो सकता जो बिना एक्शन के काम करेगा। How one can apply NLP in their business settings to enhance, communication within their organization, the leadership style, the overall team dynamics, right? Because to run an organization, there are many dynamics, there are many challenges, and is there a way where people can incorporate NLP within their businesses or with some individuals and make something happen, extraordinary? Yes, of course. Even I train मेरी corporates. Okay. जैसे रिसेंटली होंडा के लिए मैं प्रोग्राम करके आया था दिल्ली में। सो मैं रेगुलरली एम्प्लॉय इंगेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, इन सब के लिए NLP कैसे अप्लाई होती है सिखाता हूँ। तो NLP का बहुत बड़ा रोल है। कैसे बड़ा रोल है, अगर कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँ तो सबसे पहली NLP आपकी साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है। तो क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंड को, अपने थॉट, इमोशन, फीलिंग को समझ पाते हैं, तो दोनों चीज़ें, एज ए लीडर आप लोगों के समझ पाएंगे और लोग खुद अपने समझ पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी खुद की समझ बढ़िया बनेगी, आप अपने मोटिवेशन समझ पाएंगे, क्या मुझे मोटिवेट करता है। जैसे हम 6 साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं कि एक इंसान को कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं। टोनी रॉबिन्स इस पर बहुत डिटेल में बात करते हैं। सो जैसे नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर वैरायटी, नीड फॉर सिग्निफिकेंस, नीड फॉर लव एंड कनेक्शन, नीड फॉर कंट्रीब्यूशन, नीड फॉर ग्रोथ। ये 6 नीड्स हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो नीड्स हमारे लिए इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनती है। तो जिसमें सिग्निफिकेंस की नीड है, उसको जिस भी काम में सिग्निफिकेंस मिलेगा, यानी कि नेम, फेम, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, नाम मिलने वाला है, वो व्यक्ति ऐसे कामों में एक्सट्रीमली मोटिवेटेड रहेगा। जो कंट्रीब्यूशन वाला है, वो ऐसे, उसका मोटिवेशन कंट्रीब्यूट करने से आ रहा है कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, मैं एक हिस्सा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसको ये मोटिवेशन आएगा। तो सपोज एज ए कंपनी आप रिवॉर्ड सिस्टम डिज़ाइन करते हो, तो रिवॉर्ड सिस्टम सबके लिए सेम नहीं होना चाहिए कि जो भी इतना सेल कर देगा या ये कर देगा तो उसको ये मिलेगा। रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है कि असेसमेंट्स करके, NLP में असेसमेंट्स होते हैं कि आप पहले अपनी टीम के असेसमेंट कर लें, कौन सिग्निफिकेंस ड्रिवन है, कौन कंट्रीब्यूशन ड्रिवन है, कौन ग्रोथ ड्रिवन है, कौन सिक्योरिटी ड्रिवन है, कौन वैरायटी ड्रिवन है। तो ये 6 सेगमेंटेशन करके लोगों को ग्रुप में डालें। सो जो रिवॉर्ड आप दे रहे हैं, भले ही टारगेट जो अचीव करना है वो सबका सेम है, लेकिन सबको ड्राइव अलग अलग चीज़ें करती हैं। मैं एक एग्जांपल अगर दूं आपको, सपोज 3 बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, 17 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। एक से जाके पूछा कि आपको क्या मोटिवेट करता है ये IAS ऑफिसर बनने के लिए, इतनी पढ़ाई करते हो? तो कहता है कि IAS ऑफिसर बनूंगा तो गाड़ी पे लाल बत्ती लगेगी।
ये स्टेटस ड्रिवन बंदा है, ये सिग्निफिकेंस इसको ड्राइव कर रहा है. Right. दूसरे से पूछा तुम क्यों दिन रात मेहनत करते हो, तो कहता है कि पिताजी किसान है, रोज पैसे के लिए उनके चेहरे पे एंग्जाइटी देखता हूँ, चिंता देखता हूँ. अगर एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो हर महीने एक फिक्स इनकम आएगी और परिवार को सपोर्ट कर सकते. ये सिक्योरिटी ड्रिवन है. सर्टेनिटी चाहिए इसको लाइफ में, निश्चितता चाहिए इसको लाइफ में. इसका मेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सर्टेनिटी से आ रहा है. तीसरे से पूछा तुम क्यों करते हो, तो कहता है कि एक पावरफुल पोजीशन है जहाँ से मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ऐसे डिसीजन ले सकता हूँ, एक चेंज ड्राइव कर सकता हूँ, समाज में बदलाव ला सकता हूँ. तो ये कंट्रीब्यूशन ड्रिवन है. तो तीनों एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेम चीज़ से मोटिवेटेड नहीं है. हाँ. तीनों का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है That is वो different. बिल्कुल अलग है. तो हर एक एम्प्लॉय का एक अलग सोर्स ऑफ मोटिवेशन है. और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि किस किस मोटिवेशन से आपकी टीम ड्राइव होती है. ठीक है. So this can be used in recruitment also while you are interviewing people. Yes. If somebody is trained, if your HR is trained enough to understand who's the contributor, who's the significance driven, who's the Yes. position driven, who's the Skill security के driven, साथ, skills के साथ, right? उसकी जो स्किल है उसके साथ साथ यू कैन डू दैट. Right. आई डू एडवाइज ऑन दिस कि आप वो करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा. अच्छा, फिर एनएलपी में वैल्यूज होती हैं, वैल्यू असेसमेंट होते हैं कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं. But then how does it differs from a psychometric test, right? साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग लेवल पे काम करते हैं. ठीक है. यहाँ पे इस बहुत स्पेसिफिक है कि बिल्कुल साइकोलॉजिकल मोटिवेशन आपको मिल रहे हैं, इंसान की वैल्यूज़ आपको मिल जा रही हैं और कुछ पर्सनालिटी टाइप्स मिल जाते हैं. ठीक है. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक डीपर लेवल पे आपको चीज़ें मिल रही हैं कि साइकोमेट्रिक में ये नहीं मिल रहा है कि ये इस इंसान का पर्टिकुलर मोटिवेशन है. वो इन ओवरऑल पर्सनैलिटी टाइप को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको टाइप दे देंगे कि ये लीडरशिप टाइप है, ये इस टाइप का है. मगर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये और ज़्यादा डीपर एनालिसिस देते हैं, तो उनका भी अपना सिग्निफिकेंस है. So इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा influencers, right? Now you're also an influencer. So influencer these days constantly surrounded by the social media, right? And their fans. So what they do is either they are mentally stable or unstable, and they're constantly restless. They're traveling. You might be also traveling, meeting your students. So in these cases, do they become restless and insecure? इनसिक्योर तो आई डोंट थिंक कि कोई रीज़न है, बिकॉज इतना आपको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो आई थिंक इनसिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. बट रेस्टलेसनेस, बर्नआउट, एग्जॉशन कैन बी देयर इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो जो बर्नआउट है बेसिकली क्या है, दैट यू आर सक्सीडिंग वाइल नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ. So never try to achieve success neglecting yourself, means your body and mind. So if you have given right time, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, और भले ही योगा कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इफ़ एवरी डे यू आर गिविंग अराउंड 1 hour टू योर बॉडी एंड माइंड, देन देर विल बी नो बर्न आउट, नो एग्जॉशन, नथिंग. मैं पिछले 4 साल में मेरा स्केड्यूल देखूँ तो इन लास्ट 4 years देर इज़ नॉट इवन ए सिंगल डे जिस दिन मैंने कोई प्रोग्राम ना किया हो. ठीक है. जस्ट बीच में अभी लंदन 14 दिन के लिए था. ठीक है. वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे सम्मान मिल रहा था एक, उसके लिए गया हुआ था. तो उस टाइम पे 14 days मेरे ऐसे रहे जब मैंने प्रोग्राम नहीं किया पिछले 4 साल में. बाकी एवरी डे आई हैव डन प्रोग्राम, एवरी डे, Whether it is a weekend or weekdays, whatever. weekday, weekend, every after 7 o'clock every day there is a webinar. ठीक है. Okay. So there is no exhaustion. I don't feel burnout. I don't feel exhausted because I do take care of these things. So मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप क्या पा रहे हो ये तो ज़रूरी है, लेकिन वो पाने के प्रोसेस में आप क्या बनते जा रहे हो ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. That's true. आप बिलियनर बन गए एक, लेकिन आप ओबेसिटी, एंग्जाइटी और कॉर्टिसोल और ये सब बीमारियां साथ में लेकर के बने तो कोई खास सफलता पाई नहीं है आपने. So you are now an entrepreneur, apart from a coach, right? Like me. So I do a lot of. Now this podcast is something new to me, but yeah, the entrepreneurship is something which is at the core of my heart. So what differentiates for you when you are at the business and when you take decisions for your business, or when you run your business versus while you coach people? सी दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स हैं. राइट. कोचिंग इज़ अबाउट
people, be empathy, active listening, providing them solution, knowledge, depth of the subject. Right. So coaching skill is there, right? And the second is business skill, right? So to develop a business or a startup, you require some business skill, that how do you market, how do you sell, how do you brand, how do you solve a problem, how to analyze your competitors and all those things. Okay. So जनरली अगर आप सिर्फ एक कोच हैं तो बहुत सारे कोचेज एक फ्रीलांसर माइंडसेट से काम करते हैं, बट आई नेवर वर्क लाइक अ फ्रीलांसर. इनिशियल डेज में मैं फ्रीलांसर की तरह था. इवन व्हेन आई वाज रनिंग माय कोचिंग बिजनेस, राइट नाउ आई हैव 3 कंपनीज. ठीक है. वन इज़ पीडीवी एजुकेशन या गुनी गुरु, जो कि स्टार्टअप है मेरा. बाकी 2 मिशन पॉजिटिव वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड लीड मॉन्क डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड. वन इज़ मार्केटिंग कंपनी फॉर कोचेस एंड वन इज़ प्योर ट्रेनिंग एंड कोचेस. तो आई ऑलवेज रन इट लाइक अ बिजनेस. मैंने कभी इसको एक फ्रीलांसिंग एटीट्यूड से नहीं चलाया. मैंने एक शुरुआती दिनों में 2.5-3 साल एज ए फ्रीलांसर किया. उसके बाद में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टीम स्ट्रक्चर और राइट वैल्यूज़, राइट कल्चर इंस्टॉल किए, सब चीज़ें की. पर जो नई चीज़ पिछले 2.5-3 साल में मेरे लिए रही, गुनीगुरु, जो कि टेक स्टार्टअप है. राइट. सो इन guniguru.com वी बिल्ट अ प्लेटफॉर्म लाइक Netflix where we provide Udemy or Mindvalley, if you've heard. Yeah, Mindvalley I've heard. Mindvalley, exactly. Mindvalley kind of a startup is this, where all the trainers and coaches of India get the platform. They can host their courses, and we are creating community of coaches at one place. Second, we have users. We are connecting coaches directly to the users, and with providing all the customer support, hosting, very robust technology. That's what we have created. Okay. So for that, that was a new thing for me, right? That first you have to build technology and all those things. But fortunately, I had good partners who were very competent in the technology. Right. So in that startup, I didn't go alone because I did not have the knowledge of tech and everything. So what I will suggest to anybody, that don't try to run your business by yourself. अगर आप ही से सारा बिजनेस चल रहा है तो ये रॉन्ग बिजनेस है. तो ये फिर मतलब कि बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो आप, एक बिजनेस ऑपरेटर हो, बिजनेस ओनर नहीं हो. राइट. तो मैंने ये चीज़ नहीं सीखी इसमें. सो यू लर्न द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटर एंड द ओनरशिप. यस, कि आपको राइट पार्टनर्स होना, राइट टीम होना, डेलीगेट करना. ठीक है. और आप वही करो जिसमें आप अच्छे हो. तो इवन वहाँ पे भी मैं कोर्सेज डेवलप करता हूँ. ठीक है. मैं कोच करता हूँ वहाँ पे भी. और कोर्सेज डेवलप करता हूँ, कोचिंग करता हूँ. इनमें मैं ज़्यादा मेरा रोल है. बाकी CEO डिफरेंट हैं, अलग पार्टनर्स हैं जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, वो सब लोग वो काम करते हैं. तो मैंने अपना काम तीनों ही कंपनियों में वही रखा है जो उसमें मेरे को अच्छे से आता है और मैं पैशनेट हूँ. ओनली दैट थिंग, दैट इज़ द कॉमन थीम ऑफ माई लाइफ. ग्रेट. सो दीस डेज लॉट ऑफ डिबेट व्हिच इज रनिंग अराउंड अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? And everybody talks about it, even the Infosys founder, etc. Everybody is talking about these. But do you think there is a need of work-life integrated approach? Because I believe you can't really differentiate between work-life balance. I might be wrong, but I would love to hear your thoughts. पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग क्या है, लोगों को ये समझना होगा. लोग ज़्यादातर वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब अगर ये समझ रहे हो कि सबको बराबर समय देना, वो पॉसिबल नहीं है. ओके. ठीक है. दैट काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ. इट कैन नेवर एग्जिस्ट. ठीक है. आप अगर सचिन तेंदुलकर बन रहे हो तो आपको फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट बी सचिन तेंदुलकर एंड विद द फैमिली. यू कैन नॉट बी शाहरुख खान एंड विद द फैमिली ऑलवेज. ये हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे बोलो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो पहली चीज़ तो ये कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सबको बराबर दो. इट्स नॉट पॉसिबल. आपके जीवन में जिस चीज़ में आपको ग्रो करना है, जो आपका पर्पज़ है, आपको अपना सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे लगेगी. सबको बराबर आप दे नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है. हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली? इट्स नॉट पॉसिबल. सो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब इट्स नॉट मोर अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इन्वॉल्वमेंट एंड फोकस. टू गिव टाइम टू योर बॉडी एंड माइंड, प्लस गिव टाइम टू योर फैमिली. भले ही कम टाइम दे रहे हो, जितने समय उनके साथ में हो, दे शुड फील दैट you are very extremely important in their world. And one more thing, that if you can make your family understand your purpose
it will automatically create work life And balance then for everybody should be aligned towards it. यस Yeah. तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस नेचुरली आ जाता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मेरे 4 साल का बच्चा है, वाइफ है, 13 साल हो गए हैं शादी को, कम उम्र में शादी हो गई थी, 23 साल के थे तभी, राइट. सो फ्रॉम द अर्ली डेज माई वाइफ अंडरस्टैंड दैट माई पर्पज इज टू एम्पावर पीपल. ठीक है. मैं इसी के लिए जीता हूँ. तो उसे ये समझ में आ गया है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ उसकी नहीं है. Yeah. ठीक है. कि इसकी जो लाइफ है ना ये और बहुत लोगों के लिए बनी है. ये अंडरस्टैंडिंग मेरे काम, डिवोशन, डेडिकेशन से उसको समझ में आ गई है, राइट. तो इस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस आप अकेले क्रिएट नहीं करते हैं. आपका पार्टनर भी आपको मदद करता है वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए उसकी समझदारी से. और मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर फैमिली समझती है आपके पर्पस को, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है कि आप दिन रात बाहर भी रह रहे हो, हाँ. ठीक है, और कुछ पर्पसफुल कर भी नहीं रहे हो. ठीक है. तब होगा झगड़ा, तब होगी लड़ाइयाँ. सही है. Thank you so much. This has been a very interesting conversation and a different conversation for me altogether. But and now I'll move to our rapid fire round. I've got sure. some questions and you can answer them in one line or one word. It's up Okay. to you. That is a And difficult let's do part. it. Yeah. So what is the first thing you do when you wake up to set a positive tone for the day? हाँ. तो नेचुरल कॉल्स को हटा के हाँ. मेडिटेशन इज द Okay. Any song that never fails to lift your spirits? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के. Okay. One activity you recommend for a digital detox? आई थिंक स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंस और मेडिटेशन. Okay. और इनफैक्ट इफ़ यू कैन हैव टाइम यू कैन गो फॉर विपासना, बट इट विल रिक्वायर मोर टाइम कि आप 10 days के लिए बिल्कुल डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, completely with yourself. That's a powerful tool. So, talking about Vipassana, in January, February 2015, I registered myself for August session अच्छा. for Vipassana. हाँ. And luckily or unluckily, I got engaged in July. And that could not happen till today. What does YSR do on a holiday? मुझे बीचेस ज़्यादा पसंद है. ठीक है. हालांकि मैं जाता सभी जगह हूँ, Right. तो बट मेरे लिए बेस्ट है कि शाम का वक्त है, बीच पे बैठे हैं, हल्की गीली गीली मिट्टी है, लहरों की आवाज़ है, सनसेट हो रहा है होराइजन पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके शरीर को छू रही है, और उसके अराउंड कुछ पोइट्री दिमाग में चल रही है या फिर कोई रिफ्लेक्शन दिमाग में चल रहा है. दैट इज़ माई बेस्ट. What is the funniest misconception people have about NLP? हाँ. तो कई लोगों को ऐसा लगता है एनएलपी कोई जादू है, सब कुछ ही ठीक करती है. अच्छा. Okay. तो कई लोग एक बार एनएलपी सीखते हैं तो कई हर चीज़ में कहते हैं मेरे यहाँ कट लग गया, ये ठीक हो जाएगा एनएलपी से, ये हो जाएगा. ठीक है. पति को ठीक कर सकते हैं क्या एनएलपी से, पत्नी को ठीक कर सकते हैं क्या एनएलपी से. सो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है कि नहीं If ऐसा you नहीं could choose a celebrity ambassador for NLP, who would it be and why? है. दीपिका पादुकोण. Okay. Because Why? she has also went through the depression and she has She's created a flourished in her foundation life as now. well. I think live laugh ऐसे कुछ करके उन्होंने फाउंडेशन भी बनाया है. Okay. जो कि इसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे So में she'll be टॉक a true करना. ambassador. She will be a perfect ambassador. Your favorite influencer coach at this moment, currently? Tony Robbins is my favorite. Millions of followers on social media or millions of students? Millions of students. वो स्टूडेंट फिर फॉलो कर ही लेते हैं. Is there any hidden talent that YSR has? Hidden talent. Yeah. यार hidden talent chess. Chess? Okay. Chess. And you've never खेलना spoken अच्छा about it? हाँ, मतलब कभी कोई बाहर किसी के साथ खेला नहीं हुआ अभी Okay. तक. Chess is. Any book that has a major impact on you? कुछ किताबें रही हैं, Okay. जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. ये किताब बहुत अच्छी है. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. So yeah. Okay. ये भी एक बहुत ही शानदार किताब मुझे I have that in my library. यस. Yeah. Is there a unique or unusual skill you have always wanted to master? अनयूजुअल का तो पता नहीं, बट मुझे ना सिंगिंग, अगर सिंगिंग सीखने का मौका मिले तो आई विल लव टू. म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी, मतलब म्यूजिक और सिंगिंग. What next are we going to see from YSR? Next, I'm next year going to launch a course on podcast. Okay. That how
you can start podcast, what is the future of it. And I think people should engage more and more because बहुत रीच है और बहुत लोगों में वैल्यू ऐड करने का मौका है. एक इंटरेक्शन के जरिए आप नॉर्मल बातचीत करते हैं और लोगों को वैल्यू मिल जाती है. सो आई थिंक दैट्स अ बेस्ट वे एंड इट्स फ्यूचर इन इंडिया. वर्ल्ड वाइड तो डेफिनेटली आज है ही, इंडिया में भी एक ट्रेंड आ रहा है. तो वाई नॉट टू टीच पीपल और मे बी इफ यंगस्टर्स वांट टू स्टार्ट. So That's the new thing. That could be the new thing that I will come Thank up you with. so much. It was lovely conversing with you. Thank you, Rohan. I'll see you next time when you are in Dubai. Sure, 100%. Thanks. Thank you. To our audience, please remember the growth journey is continuous and it is always rewarding. If you found value in this episode, please don't forget to share, subscribe, like, comment, and share it with somebody who can take benefit out of this. Until next time, keep thriving, keep growing.